अगला फॉर्म जो हम लोग ले रहे हैं वो राजकुमार कौशल का है। 4-5 सवाल आपने पूछे हैं। एक सवाल है, व्हाट इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग और इश्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये पूछना चाहते हैं कि अगर इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा जाता है और उस समय आप उसके बारे में नहीं जानते तो क्या करेंगे। आपके सवाल से जो मैं समझ पाया, मतलब आप ये जानना चाहते हैं शायद कि अगर कोई सवाल ना आ रहा हो तो उसके जवाब में किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए। क्योंकि तो साफ सी बात है, जब आ ही नहीं रहा तो जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे। देखिए, आपको अगर ज्यादा सवाल ना आए, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में इंटरव्यू आपका शुरू हुआ और 5-6 सवाल आपको लगातार नहीं है। अगर ऐसा भी हो जाए तो 1-2 सवालों के जवाब में तो आप ये बोल दीजिए कि क्षमा कीजिएगा श्रीमान जी, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। सॉरी सर, आई डू नॉट रिकॉल और रिमेंबर ना द एग्जैक्ट फैक्ट और आंसर, जो भी है सॉरी बोलकर आपने कह दिया। एक आध बार आपने कह दिया कि सर ये बहुत बेसिक जानकारी है, मुझे पता थी लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक आध बार आपने ये कहा कि सर ये मुझे जानना चाहिए था लेकिन मुझे सर ये पता नहीं है। तो आप अलग अलग तरीके से बात करते रहिए, मतलब ये लगे कि आप केवल मैकेनिकल तरीके से हर बात पर सॉरी नहीं बोल रहे हैं। आप कभी ये कह दिए सर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे जाननी चाहिए थी लेकिन मैं मिस कर गया, इसको नहीं मैंने ध्यान दिया। जब आपको लगे कि वाकई बेसिक चीज है और उसको आपको जानना चाहिए था, तब आप इस तरह का उत्तर उसमें दे सकते हैं। अगर सवाल मुश्किल किस्म का है, आप नहीं जानते, तो आप कहते हैं कि सर इसको मैंने कभी पढ़ा नहीं, इस तरह की अवधारणा के बारे में मैंने सोचा नहीं था सर, और मैं इससे अनभिज्ञ हूं। किसी बार केवल प्लेनली, सिर्फ प्लेन तरीके से कह दें कि क्षमा कीजिएगा सर, मैं इसको नहीं जानता। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आइदर यू कैन से सिंपली सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, या आप कहते हैं कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बता दें सर मैं कंफ्यूज्ड हूं थोड़ा, कि ये बात सही है, ये बात सही है, 2 चीजों में कंफ्यूज कर रहा हूं। कई बार कहते हैं कि अभी याद नहीं कर पा रहा हूं सर मैं इस बात को। कुछ बार कहते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूं सर। कई बार ये कह दें कि सर ये बेसिक जानकारी मुझे जाननी चाहिए थी लेकिन मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से आप बात बदल बदल के इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है, आई हैव अ लॉन्ग गैप, हाउ टू डील विद दैट। कल ये बात बताई थी आपको। लंबा गैप हो, लास्ट एकेडमिक एग्जाम के बाद तैयारी में, तो 3-4 तरीके इसको जस्टिफाई करने के हैं। एक ये कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं देता सर, मैं पार्ट टाइम फला काम करता हूं। तो उससे ये इंप्रेशन जाएगा कि आप खाली नहीं हैं। ठीक है, आपकी आखिरी डिग्री और सिविल सर्विसेज की इस इंटरव्यू के बीच गैप है, लेकिन आखिरी डिग्री के बाद आप खाली नहीं बैठे। जो लोग आप में से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं वो कृषि बता दें, कोई एक खेती तैयार कर ले, फला चीज की खेती करवाता हूं मैं। जिनके पिताजी का व्यवसाय है उसके बारे में जानकारी उठा ले, कहते हैं इसका व्यवसाय है। कुछ लोग अगर एडमिट करना चाहते हैं ईमानदारी से, वो ये कह दे कि सर लॉन्ग गैप इसलिए है क्योंकि हर बार मुझे लगता रहा कि सिविल सर्विसेज की मेरी तैयारी का स्तर बढ़ रहा है, अगर 1-8 बरस में और जोर लगाऊं तो मैं चूक रहा हूं थोड़े थोड़े अंतरों से, वो अंतर में पाट लूंगा। लेकिन अगर मैं किसी डिग्री में चला गया, फिर से किसी पढ़ाई को, एकेडमिक पढ़ाई को शुरू कर दिया, तो इस तरह की अखिल भारतीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। अपनी क्षमता को देखते हुए कि मैं 2 काम एक साथ परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता, मैंने डिसाइड किया कि जब मैं सिविल सेवा पर इतना निवेश कर चुका हूं
तो अब इस बात में कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं उसको छोड़ दूं या उसकी आधी अधूरी तैयारी करके किसी और डिग्री को में जाके इसकी तैयारी को जो पूर्णता दी जा सकती थी उससे वंचित रह जाऊं। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। कह सकते हैं कि सर मैं औसत दर्जे का विद्यार्थी हूं और मैं सिर्फ अपने हार्डवर्क से इस परीक्षा को क्रैक कर सकता था। अगर मैं ब्रिलियंट होता, इंटेलिजेंट होता तो मैं इस परीक्षा के साथ साथ कोई डिग्री कर लेता और वो दोनों काम में संभाल लेता। लेकिन जितना ज्ञान, जिस तरह का कौशल, जिस तरह की जानकारी का डोमेन, होराइजन, उसकी व्यापकता इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, वो मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी के लिए सर किसी और डिग्री को करते हुए संभव नहीं थी। डिग्रियां मुझे नौकरी दे नहीं सकती थी, इसलिए केवल डिग्रियों की संख्या बढ़ाते हुए पढ़ाई जारी रखना यह मेरे लिए विकल्प नहीं था। मैं उसी पढ़ाई में जा सकता था जिससे मुझे रोजगार मिले। मैंने न्यूनतम उतनी पढ़ाई कर ली थी जिससे मैं रोजगार वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकूं। इसलिए सर मैंने अपनी लास्ट डिग्री के बाद कोई और डिग्री नहीं ली और सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं। तो अपने औसत विद्यार्थी होने के नाते इसको जस्टिफाई कर दीजिए। सिविल सेवा के अखिल भारतीय कंपटीशन के स्तर की बात बताते हैं, कह दीजिए कि इसमें हर बार आप कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं, पिछली बार की गलती पता चलती है और आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुद्धिमान है, सफलता में उनको समय नहीं लगता, एक आध बार में ही सफल हो जाते हैं। आप कहें कि आप उस तरह के विद्यार्थियों में नहीं हैं, इसलिए आप सफलता के क्रमशः नजदीक आ रहे हैं। और जब आप क्रमशः नजदीक आ रहे हैं तो हर साल एक पड़ाव है उसका, और उसी पड़ाव को पार करके आप कहेंगे कि सर मेरी बात लगता है मुझे कि सही थी, इसलिए मैं आज इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। अगर मैं इस गैप के बजाय डिग्री करने लगा होता तो आज मैं इंटरव्यू ना दे रहा होता। ये बात आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं खेती किसानी करता हूं, उसके साथ एग्जाम देता हूं, मैं खाली नहीं हूं सर, इसलिए उस डिग्री के बाद गैप नहीं। आप कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में मेरी रुचि नहीं थी सर, वकील में बनना नहीं चाहता था, इसलिए बीए एमए करने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे डिग्री लेनी क्यों चाहिए। जब मेरा लक्ष्य सिविल सेवा ही है, अगर सिविल सेवा नहीं मिली तो मैं खेती किसानी करूंगा, व्यवसाय धंधा करूंगा, वकील बनने में रुचि नहीं, उच्च शिक्षा में रुचि नहीं, इसलिए मैंने कोई डिग्री आगे नहीं ली, इसलिए मेरा गैप है। तो गैप को जस्टिफाई करने के कई तरीके होते हैं। हायर एजुकेशन में नहीं जाना था इसलिए, एवरेज स्टूडेंट थे आप, एक साथ 5 काम नहीं कर सकते थे इसलिए, क्रमशः आपकी क्षमता बढ़ रही थी इस कारण आपने ये काम किया। आप वकालत नहीं करना चाहते इसलिए, आप खेती किसानी करते साथ में एग्जाम देते हैं, इसलिए आप किसी क्लास को करने के लिए उसमें 75% अटेंडेंस बना के आप शहर में नहीं रुक सकते थे, आप गांव में रहते हैं, इसलिए गैप हुआ। इस तरीके से आप गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। 4-5 तरह के आंसर मैंने आपको गैप को जस्टिफाई करने के लिए सुझाए हैं। हाउ टू डील विद एकेडमिक क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब ये सवाल भी वेग है थोड़ा, ये क्लैरिफाई नहीं किया। हाउ टू डील विद एकेडमिक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, whether you wanted to ask that if they are going to ask you about your engineering subjects or they are going to ask you about certain theorem or certain thing and you think that you are not able to recall that, you wanted to ask this kind of question, ये आप पूछना चाहते थे कि आपने इंजीनियरिंग की है, कुछ किया है, सवाल आपसे कोई थ्योरम पे पूछ लिया गया, सिलेबस में पूछ लिया गया और रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप, या आप ये जानना चाहते हैं कि एकेडमिक्स के संदर्भ में जब कोई सवाल पूछा जाए तो उस सवाल को बताते समय क्या दिखाया जाए कि हमारा एकेडमिक में रुझान नहीं था, फिर भी इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों ले ली, आपको जब टीचिंग में नहीं जाना था तो बीएड एमएड क्यों कर लिया। किसी डिग्री के रिलेवेंस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं कि डिग्री क्यों ले ली जब तुम सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे, एमबीबीएस क्यों बन गए, इंजीनियरिंग क्यों कर ली, एमएड क्यों कर लिया, बीएड क्यों कर लिया। एक सवाल एकेडमिक्स का ये वाला है। दूसरा सवाल एकेडमिक्स का ये होता है कि पढ़ा फला सब्जेक्ट और इसमें ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया। तीसरा ये होता है कि एकेडमिक्स से ही कोई सवाल पूछ लिया जाए कि आपका पेपर कौन कौन था, कोई थ्योरम पूछ लिया जाए। तो 3 तरह के सवाल आपने चूंकि
क्लियर नहीं किया कि आप इनमें से कौन सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे वो पूछेंगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इधर क्यों चले, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आयोग खुद ही ये मानता है कि सिविल सेवा में इंजीनियर्स, डॉक्टर सबको आना चाहिए। ये बात मैं इस आधार पर कह पा रहा हूं कि आयोग की परीक्षा में जिन विषयों को लेने की आयोग ने स्वीकृति दे रखी है उनमें सिविल इंजीनियरिंग, उनमें मेडिसिन सब शामिल है। इसका तो आयोग की मंशा है कि उसके अंदर कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी आए, क्योंकि प्रशासन में हर क्षेत्र से लोग आएंगे तो प्रशासन का जो नेचर है वो मल्टी डिमेंशनल, बहुआयामी बन सकेगा। एक डॉक्टर अगर आता है प्रशासन में तो उस जिले के हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सकेगा। इंजीनियर आता है तो जो पुल बन रहे हैं, तमाम निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल कर सकेगा। तो प्रशासन तो स्वास्थ्य सेवाएं भी देता है, उनकी मॉनिटरिंग भी करता है, प्रशासन निर्माण कार्यों को भी देखता है। तो इतिहास का एक विद्यार्थी निर्माण कार्य और चिकित्सा का विशेषज्ञ नहीं, इतिहास का विद्यार्थी रेवेन्यू के बारे में बात कर सकता है, काम कर सकता है, तो वो काम इंजीनियरिंग वाला भी कर सकता है। लेकिन साथ साथ इंजीनियरिंग वाला निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर सकता है। तो आप कहेंगे सर हमारी जो डिग्री है उसके साथ प्रशासन में आने पर हम वो सब काम करीब करीब कर सकते हैं जो मानविकी वाले लोग कर सकते हैं, साथ में उससे इतर कुछ चीजें भी अपने स्पेशलाइजेशन के कारण कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है सर कि प्रशासन में कुछ इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स को जरूर आना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं एकेडमिक्स में इंजीनियरिंग होने के बावजूद इंजीनियर बनने की बजाय सिविल सेवा में आया। आयोग से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि खुद आयोग चाहता है। अब इसको आयोग के लोग कैसे नकारेंगे कि आयोग नहीं चाहता? अगर आयोग ना चाहता होता तो आपने उसमें मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्यों रखा होता? इसका तो आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के लोग भी इस परीक्षा में बैठे। इस तरीके से कह के आप कह सकते हैं कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड फला होने के बावजूद भी मैं सिविल सेवा में आया। और दूसरा एकेडमिक क्वेश्चन होता है कि आपने ये डिग्री ली और उसके बारे में कुछ पूछा गया और बता नहीं पाए। उसमें सेफ तरीका ये होता है कि आप कह दें कि सर जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, जब मैंने मेडिकल साइंस शुरू किया 12वीं के बाद किया, और 12वीं के बाद वो निर्णय मेरा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा मन इंजीनियरिंग में लगेगा कि नहीं लगेगा। 4 साल इंजीनियरिंग करते करते मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे रुचि का काम नहीं है। और उस 4 साल में मैं उतना मैच्योर भी हो गया कि मैं ये समझ सकूं कि कौन सा काम मेरे रुचि का है। तो सर एक वयस्क आदमी, जैसे हम मानते हैं कि अगर 16 साल का आदमी, 17 साल का आदमी अपराध कर दे तो उसको आप फांसी नहीं चढ़ाते, उम्र कैद नहीं देते, सुधार गृह भेजते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अभी वयस्क नहीं हुआ है। तो एक इंटरमीडिएट का विद्यार्थी जब इंजीनियरिंग करना शुरू करता है तो वयस्क नहीं होता, 16 साल की उम्र होती है उसकी। 16-17 साल की उम्र में वयस्क हुआ ही नहीं, अभी ना वोट दे सकता है, अपराध करने पर ना वो सजा पाता है। इसका तब उसमें वो मेच्योरिटी नहीं आई कि डिसीजन मेकिंग कर सके। आप कह सकते हैं कि सर इस रूप में हम प्रायः जब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के लिए जाते हैं तो निर्णय हमारा नहीं, हमारे माता पिता का होता है। आपने गाना सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो पापा ने कहा था कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और हमको भी लगा था शायद हमारी मंशा हो। लेकिन जब डॉक्टरी की पढ़ाई की तो लगा बड़ा नीरस है, मन नहीं लग रहा। ये भी समझ में आया कि इस काम में मैं ज्यादा गुणवत्ता नहीं ला पाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी रुचि नहीं है। इस समझ के बनते बनते 4-5 साल लग गया, तब तक मैं 20-21 साल का हो गया, वयस्क हो गया, निर्णय लेने लायक हो गया। तब मैंने अपने से निर्णय लिया, माता पिता से नहीं, अपने से निर्णय लिया। और तब मैंने समझा कि भले मैंने इंजीनियरिंग कर तो ली है लेकिन मैं इंजीनियरिंग में कैरियर नहीं बनाऊंगा। तब जो निर्णय लिया वो मेरा निर्णय था और मैंने निर्णय लिया कि मैं अब सिविल सेवा में जाऊंगा। तो निर्णय को 2 भाग में तोड़ दीजिए। 12वीं के बाद आप क्या करते हैं, उस निर्णय को प्राय माता पिता पर डालिए, और इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल साइंस करने के बाद, बीए करने के बाद जो निर्णय आप ले रहे हैं उसको अपने ऊपर ओन कीजिए और कह दीजिए सर इसलिए, अगर वो कहते हैं कि एकेडमिक में तुमको इंजीनियरिंग का पेपर नहीं याद है तो कहना कि सर इसलिए पेपर नहीं याद है क्योंकि उसे मन ही नहीं लगता था। मैंने वो डिग्री ली है, बेसिक बातें मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना याद नहीं।
क्योंकि वो परीक्षा दिए हुए, वो पढ़े हुए 4-5 साल हो गए, रुचि मेरी उसमें बनी नहीं। मैंने ये समझ लिया था कि मुझे इसमें कैरियर बनाना नहीं। तो मैंने जो पढ़ाई की सेकेंड ईयर के बाद, वो लगभग डिग्री लेने जैसी पढ़ाई थी। इसलिए मुझे कई बार उसकी सारी बातें याद नहीं है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे जहां वाकई पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, वहां भी बच्चे गेस करते, बता दीजिए, रियलिटी बता दीजिए। वहां जैसे जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था, वहां प्रायः कुछ एमपिक किए हुए लोग आते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाते थे। बात समझ में आती नहीं थी, क्योंकि उनके पास पढ़ाने का बहुत कौशल नहीं था, और इससे इंजीनियरिंग से धीरे धीरे विरुचि होती गई। और फाइनली सेकेंड ईयर तक आते आते, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते मैंने समझ लिया कि मैं इस फील्ड को नहीं चुनूंगा। इस कारण सर मुझे बहुत ज्यादा थ्योरीज, किताबें, ये सब याद नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड ईयर से मेरे मन में धारणा बन गई कि मैं आगे इसको कैरियर ऑप्शन नहीं बनाऊंगा, तो मैंने उतनी तल्लीनता से, उतनी लगन के साथ उसको नहीं पढ़ा है। ऐसा भी आप कुछ आंसर अगर आपको ठीक लगे तो दे सकते हैं। अगर आपको याद ना आ रहा बात, आप बता देंगे कि सर वो डिग्री जब ली थी। अगर बीएमए में पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स आपका था, इकोनॉमिक्स में कुछ बताइए, तो आप बता देंगे सर मैंने इकोनॉमिक्स बीए में विषय लिया, इसलिए लिया क्योंकि कॉम्बिनेशन वही मिल रहा था यूनिवर्सिटी में। फला विषय में लेना चाहता था, उसके साथ इकोनॉमिक्स था, लोगों ने कहा इकोनॉमिक्स बड़ा बढ़िया विषय, ले लिया, लेकिन 3 साल मुझे अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप में उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं है। हाउ टू डील विथ सिचुएशनल क्वेश्चंस, सिचुएशन आएगी तब बताऊंगा। Sometime I feel I cannot answer this question. How can I come out with this fear and many other queries? कुछ समय आप इनको लगता है कि किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और डर जाते हैं। इससे कैसे उबरे? देखिए राजकुमार जी, हमेशा एक बात सोचकर इंटरव्यू दीजिएगा। सिनेमा तो है नहीं कि इसमें रीटेक मिलेगा, कि अच्छा नहीं हुआ दोबारा फिर से आई देने के लिए। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे लगे कि मेरी रिकॉर्डिंग बहुत घटिया हुई है, मेरे पास रीटेक का ऑप्शन है, दोबारा रिकॉर्डिंग करूंगा, आपके पास नहीं है। तो आप सोचिए इस तरीके से पहले कि जिस चीज में रीटेक आप कर नहीं सकते, दोबारा इंटरव्यू दे नहीं सकते, डर कर आपने सवाल का जवाब दिया ही नहीं। अगर आप ट्राई करते तो हो सकता है जवाब बनता, हो सकता है ना बन पाता, ज्यादा से ज्यादा ये होता कि ना बन पाता। लेकिन अगर 10% चांस भी है कि बन जाता और रिटेक आपको दोबारा मिलना नहीं है, तो फिर क्या है? इसका मतलब हमको रिस्क लेना चाहिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। 10% चांस भी हो अगर कि सवाल का जवाब बन जाएगा तो विन विन सिचुएशन है, नुकसान आपका कुछ नहीं। आप डरकर भी नहीं बता रहे थे, अभी भी आप नहीं बता पाए, तो बात तो बराबर हो गई ना। डर के नहीं बताए या बता नहीं पाए, दोनों बात रिजल्ट बराबर। लेकिन नहीं डरे, बताने की कोशिश की और बता ले गए, तो फायदा बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सवाल का जवाब नहीं दे सकते, डरने लगे, तो कुछ एक बात से शुरू कर दीजिए बोलना। जैसे भारत नेपाल समस्या के समाधान के लिए क्या तरीका हो सकता है? अब डर गए आप, कैसे करें इसको, नहीं आ पा रहा है, तो किसी एक लाइन से शुरू कर दीजिए कि सर नेपाल में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम सही तरीके से आ जाए, विपक्षी दल भी मजबूत हो जाए, तो वो एक पार्टी की मोनोपोली के कारण जो नुकसान हो रहा है, जहां नीतियां एक पार्टी के विचारधारा के आधार पर तय हो रही हैं और पूरे राज्य में अलग अलग पार्टियां मजबूत ना होने के कारण उस नीति पर उस पार्टी की बहस नहीं हो पा रही है, अगर ऐसा हो जाए, मल्टी पार्टी आ जाए सर, तो मुझे लगता है कि समस्या का कुछ समाधान खोजा जा सकता है।
अब मान लीजिए आपने ट्राई किया, बोलना शुरू किया, पर बोलते बोलते आपके दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट भी ऐसे आ गया, तो संभावना है कि आप इसका उत्तर बना ले जाए। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि डर कर उत्तर ना देने के विकल्प की पहले खूब पड़ताल कर लीजिए और देख लीजिए कि अगर आप उत्तर नहीं देते डर के, तो उससे आपको क्या मिलेगा। और अगर आप बिना डरे कुछ भी बोल देते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं बना तो आप बीच में तो बोल ही सकते हैं कि सर मैं ट्राई कर रहा था, मैंने कोशिश की सवाल का जवाब देने की, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ वैलिड पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा किसने आपने एफर्ट किया। या आप दूसरा तरीका ये भी चुन सकते हैं कि आप डर रहे हैं तो आप खुद ही कह दीजिए कि सर इस सवाल का जवाब देने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि क्लैरिटी के साथ मेरे दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बन रही। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं, अपने मनोभाव कम से कम कम्युनिकेट तो कर दीजिए। आप डर भी रहे और अगले आदमी पता भी नहीं चल रहा है कि आप डर रहे हैं, वो स्थिति ठीक नहीं। बता दीजिए कि सर मैं इस सवाल का जवाब देते हुए डर रहा हूं, हो सकता है मेरे दिमाग में बात आ रही, हो सकता है मैं गलत जवाब दे रहा हूं, क्या मैं जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं। ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले कहेंगे ठीक है कोशिश करो। अब चूंकि आपने अनुमति मांग के पहले ही कह दिया था कि हो सकता है मैं गलत हूं और गलत हो भी गए, तो उतना बुरा उनको नहीं लगेगा। इस तरीके से आप डर वाली बात पर थोड़ा विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राजकुमार का था। जैसे मनीष कुमार का फॉर्म है मेरे पास, इन्होंने सवाल में क्या पूछा है, इंटरव्यू गाइडेंस, ये कोई सवाल है नहीं, सामान्य बात हो गई। मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आप परसों से दे सकते हैं। तो जो लोग चाहेंगे उनका मॉक परसों से 10 तारीख से लिया जा सकता है। हर दिन 2-3 लोगों का मॉक हो सकेगा। आप जो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपने फॉर्म भेजा था, उसी व्हाट्सएप नंबर पर रात में कौन लोग मॉक दे सकते हैं 9 बजे, वो लोग 9 बजे का प्रेफरेंस दे दें। और जो लोग 11 बजे के आसपास दे सकते हैं वो 11 बजे का दे दें। 2 प्रेफरेंस फिलहाल भेजिए, 11 बजे दोपहर में, शाम में 4:30 बजे के आसपास और रात में 9 बजे। 3 समय पर भेजिए आप कौन लोग देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग शॉर्टिंग करके जिनका इंटरव्यू पहले होगा उनका मॉक अभी से करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों ने पूछा है कि पहने क्या। महिला अभ्यर्थियों ने पूछा है साड़ी, सलवार सूट क्या पहने, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या। पुरुष अभ्यर्थियों ने भी पूछा है कि इसमें क्या पहने। देखिए, पहनने के सवाल का संबंध 2 बातों से है। एक, जो कुछ पहने आप वो उसकी फिटिंग बढ़िया हो, स्लीक हो, और दूसरा जिसको आप कैरी करते हो बढ़िया तरीके से। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को टाई लगाने की आदत नहीं है, अब आप एक आध दिन टाई लगा के पहले देख लीजिए। अगर टाई लगा के आप देखते हैं और आप पाते हैं कि टाई लगाने के बाद आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ, कई बार होता है जैसे शूज पहनते देते हैं हम तो हमको एक फील गुड होता है, वैसे आप टाई पहन के एक आध बार देख लीजिए। अगर टाई पहनने के बाद आपको लगे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं तो उस दिन टाई पहन के जाइएगा। लेकिन अगर आपको टाई पहनने के बाद लगे कि ऑकवर्ड है, आपका ध्यान जा रहा है बार बार, आप उसमें सहज नहीं है, तो टाई मत पहनिए। यही बात ब्लेजर पर लागू होती है।
अगर आपको लगता है ब्लेजर पहनने के बाद आप ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं अंदर से कि अच्छा लग रहा हूं, फिटिंग बढ़िया है, ठीक लग रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। तो इसका कोई नियम नहीं है। एक वो पहनिए जिसकी फिटिंग बढ़िया हो, जो फॉर्मल कलर्स में शामिल हो, और दूसरा जिसको आप कैरी कर सके। साड़ी पहनने पे अगर आपको लगता है कि आप साड़ी पहनने के बाद बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हैं, तो मत पहनिए, सलवार सूट में जाइए। लेकिन साड़ी पहनने के बाद खुद ही आपको अच्छा लग रहा है, भले आप साड़ी हमेशा ना पहनते हो, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है अंदर से, आपने शीशे में देखा, आपका प्रेजेंस निकल कर आ रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है। कई बार होता है ना, कोई कपड़ा पहनते हैं खुद को अच्छा लगता है, आपने साड़ी पहना और आपको खुद को अच्छा लग रहा है। शादी ब्याह में लोग यही तो करते हैं, रोज रोज थोड़े सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, लेकिन शादी ब्याह में वो सच के जाते हैं। तो जब शादी ब्याह में कोई आदमी जाता है, जूता उता पहनता है लेदर का, स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, तमाम तरह का सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करती हैं, तो क्यों करती होंगी? जब वो तैयार होती होंगी तो उनको खुद ही अच्छा लगता होगा। तो जो इंटरव्यू है आपका बेस्ट डे है, जजमेंट डे है, तो उस दिन आपको अपने सबसे बेहतर लुक्स के साथ जाना चाहिए। जितना प्रेजेंटेबल आप अपने आप को बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहनते हैं आप, साफ सुथरा, क्रीज बढ़िया, उसकी स्मार्ट तरीके से सिला गया है, फिटिंग बढ़िया है, तो उसका एक नंबर तो इससे नहीं घटता बढ़ता, लेकिन उसका एक इंपैक्ट पड़ता है। आप जब घुसते हैं तो आपको देखते ही आपके पर्सोना के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक आइडिया बनता है। इसलिए पहनावे के बारे में मैंने 2-3 बातें बताई। कलर वो चूज कीजिए जो फॉर्मल कलर्स हैं, बहुत ज्यादा शाइनी कपड़े मत पहनिए। नंबर 2, कपड़े जो पहनिए उनकी फिटिंग बढ़िया हो। और नंबर 3, वो पहनिए जिसको पहनने के बाद आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज मत पहनिए जिसको पहनने के बाद आप खुद उस पहनावे में अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं। ये 3 बातें अगर आप मोटे तौर पर ध्यान रखें तो फिर मेरा ख्याल है कि पहनावे वाले सवाल आपका हल हो जाएगा। इसको फैन दिमाग में अब रही बात इसमें पहनावे को लेकर, अगर आपका है कि कलर क्या हो, तो कई बार नीला पैंट और सफेद शर्ट या ब्लू शर्ट, उसकी जगह आप ग्रे चूज कर सकते हैं, थोड़ा अलग कर लीजिए। ग्रे पैंट हो, सफेद शर्ट हो, तो कुछ थोड़ा ऐसा कलर आप कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। ऐसा न लगे कि आप सेल्समैन की तरह दिख रहे हैं। देखिए, पर्सनालिटी जब आप अपनी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें यूनिकनेस भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जो कपड़ा एक आदमी पहन रहा सब वही पहन रहे हैं, तो भीड़ की तरह हम दिखते हैं। तो कलर थोड़ा अलग कर लीजिए। सफेद, ब्लू, ग्रे, ये सब कलर्स जो हैं ये फॉर्मल कलर्स माने जाते हैं। इनमें से कोई कलर आप चूज कर लीजिए और उसका कॉम्बिनेशन एक बना लीजिए। पहनावे में मेरा सजेशन यही रहता है कि बहुत अंगूठी पहनते हो तो पहन के मत जाइए। घड़ी चेन वाली पहन के मत जाइए, पट्टे वाली पहनिए, लीदर पट्टा जिसमें होता है अगर पहन के जाते हैं तो। इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। बैठते समय बैठने का नियम यह है कि आपका जो बैग है वो कुर्सी से जितना पीछे जा सकता उतना पीछे उस बैग को ले जाइए। जैसे आपका पिछला हिस्सा बैग कुर्सी के बैग से लग जाता है वैसे आप स्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मैं अभी अब जो बैठा हूं ये स्ट्रेट है, तो जैसे आपको कुर्सी पर वहां बैठने का मौका मिले अपने बैग को जितना मैक्सिमम पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाइए। जब आप एकदम पीछे अपने बैग को ले जाते हैं तब आप एकदम स्ट्रेट दिखते हैं। यही बैठने की पोजीशन आपकी अटेंटिव तरीके से होनी चाहिए। जब कोई सवाल पूछे तो सवाल उसको पूरा करने दीजिए, भले आपको उत्तर आ रहा हो, पूरा करने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए,
फिर उत्तर देना शुरू कीजिए। तो पहनावे को लेकर और एक आध बात जो आपने और पूछी है उसको लेकर जो मेरे दिमाग में था तो मैंने आपको बताया। अब जो आपका हाउ मेनी मॉक इज रिक्वायर्ड टू फेस फाइनल इंटरव्यू, मतलब कितना मॉक चाहिए होता है, इन्होंने पूछा है। इसका कोई नियम नहीं है। मॉक एक तरीके की मैच प्रैक्टिस की तरह है। जैसे हमको मैच खेलना होता है उससे पहले खिलाड़ी मैच प्रैक्टिस करते हैं, ठीक वैसे मैच से पहले, इंटरव्यू से पहले मॉक आपकी प्रैक्टिस करवाता है। कितना मॉक देना है ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपने पहला मॉक दिया और आपको खुद ही अंदर से लग रहा है कि एक आध मॉक और हो जाता अगर, तो शायद बात बन जाती, क्योंकि आप रिदम में आ रहे हैं, तो एक आध मॉक और दे दीजिए। अगर आपको लगने लगा कि मॉक 2-3 हो गया, सफिशिएंट है, अब मैं पढ़ूंगा और जो बात मुझे समझ में आती दूंगा, तो मॉक बंद कर दीजिए। तो किसी के लिए 4 मॉक हो सकता है सफिशिएंट हो, किसी के लिए 2 ही सफिशिएंट हो। और अगर आपको लगता है कि आपको इतना ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मॉक जो देंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे, उसके बजाय आप अपने कमरे में बैठ के ही खुद से ही सवाल पूछ के जवाब दे सकते हैं, तो आपको एक भी मॉक की जरूरत नहीं। जिनका इंटरव्यू बाद में पड़ता है, जुलाई में, कभी 20 जुलाई के आसपास पड़े, 22 जुलाई के आसपास पड़े, उनको शुरुआत में 3-4 दिन आयोग जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि मेंबर्स किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू 20 तारीख को है और आप एक बार 15 तारीख को, एक बार 17 को, एक बार 18 को 3 बार आयोग चले गए, या 15, 18, 19 3 बार आयोग चले गए, तो स्टैटिक क्वेश्चन तो आप फंसा ही लेंगे। आपने देखा कि फला फला बोर्ड फला फला सवाल पूछ रहे हैं, अब उन सवालों की पहले से आप तैयारी कर लीजिए और तैयारी करने के बाद उन सवालों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कीजिए। जो ट्रेंड चल रहा होगा, आपके दिन के पहले कुछ बड़ी घटना नहीं होगी अगर, तो वही ट्रेंड जारी रहेगा। अगर एक बोर्ड शिक्षा पर, लिंग पर, चीन पर सवाल पूछ रहा होगा, तो आप समझ जाइए कि अगले दिन आपसे भी सवाल होंगे। तो जब भी इंटरव्यू शुरू हो जाए, तो उसकी तैयारी का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है कि जो बोर्ड सवाल पूछ रहे हैं उनकी जानकारी ली जाए और उस जानकारी के आधार पर सवालों का एक उत्तर तैयार किया जाए। जो बात मैं कह रहा हूं उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है कि इंटरव्यू बोर्ड में जब हम बिना सोचे या कम समय मिलने पर सोचकर बोलेंगे, उससे बढ़िया उत्तर हम हमेशा तैयार कर सकते हैं जब हमको सोचने का मौका ज्यादा मिले। सवाल पहले से पता होने पर हमारे पास सोचने का मौका ज्यादा होता है। हम जो बोलने वाले हैं उसके बारे में क्या सही क्या गलत है उसकी हम जांच कर सकते हैं। वहां बैठ के इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जब बोलते हैं, तब आपके पास सोचने का, समझने का, भाषा बनाने का मौका नहीं होता। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको इसलिए ध्यान रखनी चाहिए और इंटरव्यू शुरू होते ही आपको आयोग विजिट करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके बाद आपने एनआरसी, सीए, एनपीआर, कम्युनलिज्म ये सब लिखा है। ये तो इश्यूज है, स्टैटिक सवाल के बजाय करंट वाले मुद्दे हैं। हाउ टू रिजॉल्व कालापानी डिस्प्यूट, हाउ टू रिजॉल्व चाइनाज इलिसी फेस ऑफ, व्हाट शुड बी आवर स्टैंड ऑन एनआरसी, एनपीआर, सीए, हाउ शुड इंडिया डील विद अफगानिस्तान। ये वाला अफगानिस्तान, चाइना, ये सब रजवंत सर करेंगे। एनआरसी, सीए पर मैं आपको कुछ बात बता दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो सवाल आपने पूछ रखे हैं, मोटे तौर पर स्टैटिक सवाल जो आपने पूछ रखे हैं, उन सवालों को करीब करीब पूरा कर लिया है।
तो स्टैटिक सवालों का सत्र खत्म करते हैं। अब करंट के क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चंस पर मैं आपको एक सेशन दूंगा, उसको देखिएगा, और 2 सेशन मैं दूंगा आपको फिलॉसफी पर, जिसमें फिलॉसफी के जितने सवाल बन सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे।